अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं। आज का बिग बुलेटिन शिक्षक दिवस को समर्पित है। शिक्षक दिवस स्पेशल आज का ये बिग बुलेटिन है, जिसमें हम डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करेंगे। शिक्षा और शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति आई है, उसके प्रमुख बिंदुओं को का मनन करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो शिक्षक दिवस के आसपास केंद्रित होकर के आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आज की चर्चा में जो लोग भाग ले रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि वो शिक्षा वर्ग से शिक्षक वर्ग से हों उनका चुनाव, और इसीलिए आज के इस पैनल में शामिल हैं डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, सीपी इंटरनेशनल के प्रिंसिपल डॉक्टर के श्रीवास्तव हैं, गंगा पार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल सिंह जी हैं, शिक्षक संघ के नेता भी हैं अनिल सिंह जी, और प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद की प्रधानाध्यापक जमरुद बेगम हैं। इसके अलावा सत्यपाल सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जुड़ रहे थे, हमसे नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। और कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी आज की पैनल में शामिल हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश के राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था उनका, डॉक्टर राधाकृष्णन का, और 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और तब से ये परंपरा चल रही है। विभिन्न देशों में शिक्षक दिवस की अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग तिथियों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और लेकिन भारत में 5 सितंबर को जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है, उस दिन शिक्षक दिवस मनाए जाने की परंपरा है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का, जैसे हमने पहले ही आपसे कहा कि आज का बिग बुलेटिन पूरी तरह से शिक्षक दिवस को समर्पित है, शिक्षक दिवस को समर्पित है। और जो खास तौर से पिछले कुछ दिनों से जो परिवेश बदला है कोरोना काल में, जो विद्यालयों के सामने बाधाएं हैं, और उसके बाद में भी शिक्षा सत्र नियमित करने की जो चुनौती है, इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति के आई है सामने, उस पर चर्चा शुरू हुई, जो कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है, वो सारे बिंदु आज की इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हम समझते हैं कि आज के इस पैनल की चर्चा से अच्छे विचार निकल करके सामने आएंगे और हमारी आज की इस बुलेटिन की डिबेट को सफलता मिलेगी। डॉक्टर मुकेश सिंह डीएन कॉलेज के प्राचार्य, हम इनसे निवेदन करेंगे कि आज की इस शिक्षक दिवस की इस विशेष चर्चा को शुरुआत आप दें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार शुभकामनाएं। आज का जो विषय है बहुत ही समसामयिक विषय है, और इसलिए समसामयिक विषय है कि बदली हुई परिस्थितियों में हम शिक्षकों के विषय में चर्चा कर सकें और शिक्षा नीति के विषय में चर्चा कर सकें। इसलिए ये विषय आज बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक प्रश्न आता है शिक्षकों का, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पर ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि शिक्षक को अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने अध्ययन को, अपने अध्यापन को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज का एक दिशा निर्देशन करने वाला व्यक्ति होता है। उसका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए शिक्षक को बहुत ही गुणवत्तापूर्वक, बहुत सादगी के साथ रहना चाहिए। दूसरी चीज, शिक्षक के साथ में एक और बड़ी बात जुड़ी है कि शिक्षक से शिक्षण कार्य ही लिया जाए। शिक्षक से अगर आप अदर काम लेने लगेंगे तो उसका शिक्षण से स्वभाव हट जाता है और वो अच्छा शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बात जरूर होनी चाहिए कि क्या शिक्षक जो पढ़ाए उसके लिए क्या शिक्षा नीति हो, क्या शिक्षा का जो कोर्स है, जो उसका अध्यापन का कोर्स है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि ये कोरोना काल तो बहुत ही अल्पकालीन काल है। ये अभी शुरू हुआ है अपने मार्च से यहाँ भारतवर्ष में, और हमें लगता है 2-4 महीने में ये खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये जो शिक्षा की गुणवत्ता जो 30 साल पहले 35 साल पहले थी, जो 35 साल पहले नई शिक्षा नीति आई और उसके बाद दोबारा शिक्षा नीति आई, उसमें जो परिवर्तन 35 साल पहले की जो शिक्षा की आवश्यकता थी और 35 साल के बाद जो शिक्षा की आवश्यकता है, उसमें बड़ा अंतर आया है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण के भी अंतर आया है, दूसरे और चीजों में अंतर आया है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं, 2011 की जनगणना को हम देखते हैं तो भारतवर्ष में 64 से 65% तक युवा है, जिसकी उम्र जो है 15 साल से लेकर के 35 साल 40 साल तक है। और उस विद्यार्थी को, उस युवा को एक अच्छी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसके कामगार शिक्षा से जुड़ जाना चाहिए, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा से जुड़ जाना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने 35 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति को निर्धारित करने की जो योजना बनाई है और उस योजना में पूरे भारतवर्ष को शामिल करने का प्रयास किया है। आज भी पूरे भारतवर्ष में इस शिक्षा नीति के संदर्भ में लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस प्रकार के वर्चुअल जो है वेबिनार्स हो रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और ये प्रयास किया जा रहा है कि क्या इसमें और अधिक सुधार किए जा सकते हैं। ये देखिए, शिक्षा नीति का जो प्रमुख बिंदु आए हैं उसमें ये आया है कि विद्यार्थियों को आप जो है स्टेप स्टेप ले जाइए। जैसे हायर एजुकेशन में बात की है कि पहली साल में क्या सर्टिफिकेट मिले, दूसरे साल में डिप्लोमा मिले, तीसरी साल में डिग्री मिले। अभी एक और सामने बात आई है कि अगर कोई विद्यार्थी बीच में कोई ऑक्युपेशनल कोर्स कर लेता है तो उसको पुनः उसी जो अध्यापन अवधि है उसके सामने शामिल करते हुए उसकी शिक्षा पूरी कर दी जाए। ये जो सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं, और सरकार ये चाहती है कि विद्यार्थी रोजगार से भी जुड़ जाए और ज्ञान से भी जुड़ जाए, इसलिए नई शिक्षा नीति को ला करके एक ये सरकार ने प्रयास किया है कि उस पहले तो अगर एक क्लास में फेल हो जाता था तो पता लगता था कि उसकी वो साल दोबारा नहीं पढ़ा तो साल बेकार हो गई। लेकिन अब पढ़ाएगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ लेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ लेगा तो डिग्री मिलेगी। इस तरीके से बीच में भी अगर कोई और सरकार कोशिश कर रही है कि जो विद्यार्थी है वो पढ़ने के साथ साथ कॉलेजों में भी एक व्यवसायिक कोर्स के रूप में सामने आए, ताकि वो जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यवसायिक कोर्स कॉलेज में कर सके। इस प्रकार से 35 वर्ष बाद युवा जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है भारतवर्ष में, युवा देश कहा जाता है, उसको कहीं न कहीं से रोजगार से भी जोड़ा जा सके और शिक्षा से भी जोड़ा जा सके। अनिल सिंह जी, गुरु जी जी सफलता गुरु सफलता की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। मुकेश सिंह जी ने अच्छी प्रस्तावना दी। हम चाहेंगे कि आगे आप बढ़ाएं विषय। सभी को मेरा प्रणाम और आपको विशेष धन्यवाद कि आपने शिक्षक के अवसर पर हम सबको रूबरू होने का मौका में दिया है और शिक्षक के महत्व पर आपने प्रकाश साज डालने का भी मौका दिया है। तो सबसे पहले तो मुकेश जी ने जो बात रखी है नई शिक्षा नीति को लेकर के, बहुत अच्छा लगा। हमारा मानना है कि ये सारी नीतियां तो बनती हैं और नीतियां पहले भी बनी हैं। धरातल पर जब तक वो नीतियों को नहीं उतारा जाता है तब तक हमें लगता है कि इतने विशाल राष्ट्र में शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं बन पाती। धरातल पर आज हम देखते हैं, फर्रुखाबाद जनपद को ले लें तो इसमें कितने हमारे माध्यमिक सहायता प्राप्त हैं और कितने भित्तिहीन विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की क्या स्थिति है। यदि हम पर्याप्त शिक्षक नहीं दे पाएंगे शिक्षा की गुणवत्ता तो हम नहीं उठा सकते हैं। और बिना शिक्षक के, वो भी शिक्षक जो है एक तो पूरा उसके गुणवत्ता सहित उसकी शिक्षा उसने प्राप्त की हो, नंबर 2 संतुष्ट भी हो, तभी वो अच्छी शिक्षा दे सकता है और सही मायने में तभी वो राष्ट्र निर्माता हो सकता है। अगर देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, ना तो हमें शिक्षक मिल पा रहे हैं छात्रों को और ना ही अनुपात में वो
कहीं पर विद्यालयों में शिक्षक हैं। तो हम देखते हैं, मैंने जो बात रखी सबका बात की, तो इस वित्तविहीन जहाँ पर विद्यालय हैं उन शिक्षकों की क्या स्थिति है, ये धरातल पर मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। परिवर्तन तभी होगा, बाकी तो नीतियां बनेंगी, सारी चीजें आएंगी, कंप्लाइंस होगा, लेकिन अब देखिएगा कि जो शिक्षकों की स्थिति आज के समय में वो है। अभी हमारे जो प्राइवेट के जो स्कूल के हमारे जो छात्रगण हैं वो समझते हैं कि उनको 2,500 से लेकर के 4,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है। तो जब 2,500 पर 4,000 पर हमारा शिक्षक जब काम करेगा, तो क्या वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षक हमें प्राप्त होगा? इसने किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। अब क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, जिस राष्ट्र में शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है, वो शिक्षा किसी मायने में ऊपर तक नहीं जा सकती है। तो शिक्षा का बंटवारा हो जाता है, जो हमारे देश में भी बंटवारा हो गया है। एक बंटवारा कैसा है? बंटवारा ऐसा है कि जहाँ पर कृष्ण और सुदामा अलग-अलग श्रेणियों में बँट गए हैं। कृष्ण के पढ़ने के लिए तो अच्छी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, प्राइवेटाइज़ेशन हो गया है, ठीक है? अच्छे लोगों ने स्कूल खोले हैं, वहाँ पर कृष्ण पढ़ने जा रहे हैं। सुदामा जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी स्थिति को कोई देखने वाला नहीं है। सुदामा की स्थिति ये आ रही है कि उनकी समस्याओं को रूबरू होने वाला कोई है नहीं, तो शिक्षक भी हताश होने लगता है। हताश क्यों होने लगता है कि 500 बच्चे में अगर 5 अध्यापक हैं, तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को नहीं दे सकता है। तो हमने देखा है कि नई शिक्षा नीति बनी है, अच्छी बात है, लेकिन नई शिक्षा नीति किसके भरोसे है? आखिरकार शिक्षकों के भरोसे जाएगी शिक्षा की नीति, और ठीक है शिक्षकों अनिल के जी। लिए हम क्या कर अनिल रहे जी, हैं? जी। अनिल जी अगले राउंड। हाँ, जमरुद बेगम जी, जी जमरुद बेगम जी, जी अनिल जी, मैं जी ने बोल रही हूँ। अभी हाँ कृष्ण और सुदामा की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्थाओं की चर्चा की, जो जी वास्तव में हकीकत है, बिल्कुल समाज को आईना दिखाया अनिल सिंह जी ने। हाँ, तो आप बढ़ाएं बात आगे। इससे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस पर अपने प्रथम गुरु स्वर्गीय से नूर मोहम्मद जी, जिन्होंने मुझे एक संदेश दिया, बचपन से ही मेरे अंदर एक बात डाली, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट गेन, जिसे मैं कभी नहीं। दूसरी जो मेरी बेसिक की शिक्षिका थी, सरस्वती नाम था उनका, और वास्तव में उन्होंने बचपन से मेरे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट किया है। और लोग ये सभी आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे मैं अपने को कहीं पे फेल, ऐसे ही जिस मशीन में लगा दो वो पुर्जा हूँ मैं, और वो सरस्वती जी ने बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सरस्वती जी मेरे अंदर साक्षात विद्यमान है। तो आज मैं शिक्षक दिवस पे अपने जो भी शिक्षक मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जो जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, मैं जिनका समन्वित प्रतिबिंब हूँ, मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं, और जो नहीं है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दूसरी चीज जो अभी अभी जो चर्चा में मैंने सुना है कि वो कृष्ण और सुदामा वाली बात, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो अगर हम अपने संविधान की प्रस्तावना पे ध्यान दें, और अभी पिछले कई सालों से संविधान दिवस मनाया जा रहा है हमारे बेसिक विद्यालयों में, हम हाथ आगे निकाल के बच्चों को शपथ कराते हैं संविधान की, और उसके फोटो वगैरह भी डालते हैं, व्हाट्सएप भी डालते हैं। तो उसमें दो चीजें आती हैं, बहुत ही जरूरी हैं, जो बच्चों पे बहुत असर कर रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पहली चीज। दूसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो जब मैं अपने बेसिक के बच्चों को और कॉन्वेंट के बच्चों को देखती हूँ, तो वास्तव में मुझे इनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। प्रतिष्ठा और अवसर की समता हेतु सम्यक अधिकार, मुझे जो मेरे बच्चे जो मेरे साथ मेरे अंडर में है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और इस वक्त आप ये देखिए, ड्रेस वितरण, मध्याह्न भोजन, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुखिया होता है परिवार का, उसको पता होता है कि हमारे किस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ कमी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी सरकार ये सब कर रही है, तो उन्हें पता है कि कहीं हमारे ये बच्चे जो बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं भूख से ना मर जाएं। तो ऐसे में उनको पर डे 100 ग्राम गेहूं या चावल
और 4 रुपए 97 पैसे कन्वर्जन कास्ट दी जा रही है, जिसमें अध्यापक को दूध भी उनको सप्ताह में एक दिन 150 ग्राम पिलाना पड़ता है और उसके अलावा एक दिन फल भी खिलाना मस्त है। अब मैं आज ये हिसाब लगाने बैठी हूँ, जब मैं सब्जी की दुकान पे जाती हूँ तो 4 रुपए 97 पैसे में केवल 100 ग्राम आलू आता है और 100 ग्राम राशन। तो ऐसे में ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्या हम ये जो संविधान की जो कसम अपने बच्चों को खिलाते हैं या हम स्वयं खाते हैं संविधान की कसम, क्या ये दोनों चीजें इसमें समाहित हैं? क्या हमारे बच्चे जो हैं इस लोकतंत्र में तो कहना चाहिए कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? दूसरी चीज अब ये आती है कि ऐसा भी नहीं है कि जो पब्लिक स्कूल में या प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे बहुत अच्छे हैं या वो बहुत आराम में या वो अभिभावक बहुत आराम, ऐसा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जब कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों, आज तो ये होड़ है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चे को बेसिक में नहीं पढ़ाना चाहता। वजह ये है कि उसको ये लगता है बेसिक में कोई काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है तो वो बाहर पढ़ाएगा तो वो शिक्षा चूंकि व्यावसायिक है, खर्चीली होगी, बस्ते का बोझ होगा। तो जब वो बेसिक का बच्चा, जब वो उसकी प्राइमरी शिक्षा जब गार्जियन उसकी तैयार करेगा और वो उसको हाई स्कूल इंटर तक करा पाएगा, तब तक पैसों से इतना खाली हो जाएगा कि उसके पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, तो उसका बच्चा प्रतिभाशाली होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी चीज इसमें ये भी आती है कि जो गार्जियन बच्चे के ऊपर पैसा खर्च करता है तो उसका नाजायज प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, हर वक्त ये मत करो वो मत करो, पढ़ते नहीं हो पढ़ते रहो। जो बच्चे की नेचुरल विकास है, जो संवेगात्मक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक जो विकास है, वो इस तरह से हर वक्त उसका जो स्वयं का विवेक है वो कुंठित होता है। और अभी तक तो ये हमें क्या लगता है कि हम खरीदना चाहते हैं। बच्चे के अंदर ऊपर वाले ने नैसर्गिक क्षमताएं बनाई हैं, वो उनकी अपनी रुचियां हैं, अपनी अभिवृत्तियां हैं, अपनी क्षमताएं, लेकिन जो लोग पैसे वाले होते हैं उन्हें ये लगता है कि जैसे वो बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का भविष्य, हर चीज को खरीद लेंगे और इस खरीदने की होड़ में वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि बच्चे के अंदर जिस चीज की क्षमता नहीं होती है, बच्चा जो करना नहीं चाहता है, वो जबरदस्ती कराते हैं। और यहाँ तक कि ये इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा कभी कभी प्रभावी हो जाती हैं कि बच्चे कुंठा के शिकार होके कभी कभी तो आत्महत्या भी करते ठीक है डॉक्टर केके श्रीवास्तव जी। जी सर। जी सर। सर प्रथम तो मैं उस मनीषी को नमन करूंगा जिसके नाम पर हम कल शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं, 133वीं। साथ ही यहाँ इस संगोष्ठी में पधारे हुए समस्त महानुभावों को मेरा नमन। श्री अनिल जी, वास्तव में आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है इस संगोष्ठी के लिए। आज इस मुहाने पर शिक्षा व्यवस्था जा खड़ी हुई है जहाँ पे सभी चिंतित हैं। अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने अपनी बातें कही और वास्तव में ये इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं वैसे तो एक निजी विद्यालय, एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि शिक्षा की ललक ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और वो बच्चे भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि केवल निजी विद्यालयों में ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षण का कार्य चल रहा है। मेरे बहुत सारे जानने वाले प्राइमरी विद्यालयों में हैं और मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गरीब बच्चों के साथ। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। आज जब कोरोना का समय चल रहा है, चारों तरफ ये माहौल बना हुआ है कि कब स्कूल खुलेगा कि कब कि नहीं खुलेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी।
तो हम मानते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे शिक्षक एक कोरोना वॉरियर्स की तरह डटे पड़े हुए हैं। मैं निजी विद्यालयों की बात करूंगा। फर्रुखाबाद में 22 सीबीएसई के विद्यालय हैं और हम लोग मिलते रहते हैं आपस में, और इस बात के लिए हम चर्चा करते रहते हैं कि कैसे हम इस परिस्थितियों से बाहर निकलें। बाहर निकलने का जो भी जरिया हो सकता है वो तो होगा ही, लेकिन इसमें बच्चे किसी भी तरह से प्रभावित ना हों। हमने सारे बच्चों को जोड़ा हुआ है, सारे बच्चों के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। इस संदर्भ में हमें शासन प्रशासन से, सीबीएसई से भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। लेकिन आज इस शिक्षक दिवस पे हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि शिक्षा और उससे जुड़े हुए लोग क्या महसूस करते हैं। अभी अनिल सिंह जी ने भी बात करी कि शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जरूर ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें विचार करना होगा, शासन प्रशासन को सोचना होगा, तभी इस शिक्षा व्यवस्था को हम और आगे ले जा सकते हैं। पूरा देश आज कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि कोरोना तो जिंदगी भर नहीं चलने वाली चीज है, ये तो चला जाएगा। जो लंबी चीज चलने वाली है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का सतत प्रयास होना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार कुछ ज्वलंत मुद्दों को छुआ गया है, भारतीयता की बात की गई है, रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है, जितना ज्ञान है उतना डिग्री डिप्लोमा दिया जाए इसकी बात की गई है। छात्रों के मन में शिक्षा के प्रति कैसे जागरूकता आए, कैसे लोग जुड़ें और एक नया माहौल देश में बने। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा है और इस संदर्भ में मैंने वेबिनार्स भी दिया है और सीबीएसई को मैंने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है और किया भी जा रहा है। हमारे देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हैं, लगी हुई हैं, कोशिशें हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से सब कुछ सही है, लेकिन एक कोशिश हो रही है और अगर सभी लोग उसको एक सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो जरूर, क्योंकि बदलाव की शुरुआत विद्यालयों से होनी है और हम शिक्षकों से होनी है। जो शिक्षक लगे हुए हैं, जो चला रहे हैं विद्यालय या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों को हमें आगे बदलाव की शुरुआत विद्यालयों से ही होनी है। सुन तिवारी जी। जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज जो आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर उनको नमन करते हुए, अपने उन सभी गुरुजनों को नमन करते हुए जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर बैठा हूं, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा कि कबीरदास जी ने एक बात कही थी, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समंदर की मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समंदर को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। ये एक वो भावना है जो कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी, हर छात्र के अंदर होती है गुरु के प्रति सम्मान को लेकर। मैं भी अपने यहाँ पर अपने एक शिक्षक आदरणीय शिव कुमार पाल जी की बात करना उचित समझूंगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अभी यहाँ आदरणीय गुरुओं ने सब बात रखी अपनी, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि आपके आशीर्वाद से इंजीनियरिंग करी, वकालत करी, आज यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूं, जनता के लिए कुछ करने का प्रयास करता हूं। कहते बेटा ये सब बातें ठीक है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है कि तुम्हारे साथ के कुछ युवा मेरे पढ़ाए हुए ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हैं, तो अगर कभी कुछ बन जाना तो उनके लिए भी सोचना। मैंने उनकी ये बात इस पटल पर इसलिए रखी क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं और उनकी ये भावना कहीं ना कहीं मेरे बीच में आई, तो ऐसा लगता है कि एक गुरु को
आज उस स्थिति से भी सामना करना पड़ रहा है कि जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहीं ना कहीं बेरोजगार घूमते हैं, तो उनकी इस चीज को भी मैंने यहाँ पर उठाना अपना एक कर्तव्य समझा। आगे की स्थिति में मैं ये मानता हूं कि हमारे माता पिता हमें ज्ञान देते हैं, वहीं शिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं। हमारा चरित्र बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो हमारे शिक्षकों ने किया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शिक्षकों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मैंने शिक्षकों के अलग अलग वर्गों को अपनी मांगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाते देखा है, प्रदर्शन करते देखा है, उनकी आवाजों को कुचलते देखा है। ये सब मैं लगातार देखता चला आ रहा हूं और ये दुर्भाग्य की बात है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि एक कड़वी हकीकत है कि दुनिया भर में गुरु को सम्मान और उच्च स्थान दिलाने वाले भारत में आज गुरु स्वयं अपनी एक आदत पहचान के लिए कहीं ना कहीं मोहताज दिख रहा है। देख लीजिए इस कोरोना काल में ये जो प्राइवेट स्कूलों में जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी भी बात यहाँ पर आनी बहुत लाजमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूलों के पास एक प्रॉपर फंड नहीं है उन शिक्षकों को वेतन देने के लिए। मैं इस चीज के रूबरू भी हुआ हूं, कई शिक्षकों की मैंने स्थिति देखी है और जो मैं उनके सम्मान में कर सकता था प्रयास भी किया है। लेकिन आज मैंने उन शिक्षकों को भी देखा है जो 4,000, 5,000, 7,000 रुपए में अपनी गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन आज की तारीख में इस कोरोना काल में वो कहीं ना कहीं कर्जदार हैं, सूदखोरों के कर्जदार हैं, ब्याज पर लेकर अपना चूल्हा, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय है। मैं चाहता हूं यहाँ सब वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, इस पर भी सोचें और सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजकर्मी, नेता आदि सबको गढ़ने वाला कोई और नहीं, शिक्षक है, जो कि आप स्वयं उपेक्षित है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी यहाँ पर पटल पे उठी हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति आ रही, अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन समर्थन के साथ साथ एक शब्द और जोड़ूंगा कि शिक्षा संबंधी अगर कोई नई नीति बननी चाहिए तो उसमें बिना शिक्षकों की राय से, बिना शिक्षकों के मत से किसी भी प्रकार का ये सरकार कोई निर्णय ना ले। ये मैं इसलिए और बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो गैर जिम्मेदारा रवैया देखने को मिला है, तो मैं चाहता हूं कि वहां पर सभी शिक्षक जनों से भी राय मशवरा होना चाहिए, नई शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए, क्योंकि देश बनाने में, भारत पूरे बनाने में शिक्षकों का बड़ा रोल है। कुछ समस्याएं, कुछ शिकायतें, कुछ प्रशंसाएं, कुछ आलोचनाएं हमारे शिक्षक बंधुओं की ओर से उठी हैं और निश्चित रूप से आज एक अच्छा मंच हम आज के बिग बुलेटिन में आज अच्छा पैनल पड़ा है। हम चाहेंगे कि जो अभी तक प्रथम चक्र की चर्चा में जो चीज़ें आई हैं उन पर आप आगे विचार रखें। शेखर जी, अभी सबने अपने विचार रखे। गुरु के बारे में अपने यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबदेव का सम्मान करते। ये जो समस्याएं हैं, समय बदल गया है। हम सब लोग पढ़ते थे तो मुझे याद है कि हमारे गुरु जी थे, वो हम सबको तब कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा अपने दरवाजे पर अपने घर पे ले जाके हम सबको पढ़ाते थे। कोई वो उसके बदले में ट्यूशन फीस नहीं लेते और अपने यहाँ उनके यहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। उनकी चिंता ये होती थी कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं कक्षा 8 में, वो पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि उसमें से 23 बच्चों में से कुल मिला के 18 बच्चे सेकंड क्लास आए थे और 5 बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए। तो ये जो लोगों की अपना चिंतन था, मनन था, वो दूसरे प्रकार का सोचता, जिस गुरु के बारे में सब बैठ के आज चर्चा कर। आज एक बात उन्होंने, अभी अनिल जी की मैं बात सुन रहा था, अनिल जी ने कहा कि सुदामा और कृष्ण दोनों की शिक्षा की व्यवस्था अलग हो गई। सुदामा और कृष्ण ने एक जगह ही शिक्षा पाई थी, लेकिन ये दोनों का कलेवर अलग था, दोनों की सोच अलग थी, इसलिए सुदामा सुदामा रहे और कृष्ण कृष्ण हो। ये शिक्षा आपने कहाँ पाई है? शिक्षा का एक महत्व इस चीज का है कि हमारी ग्रहण करने की क्षमता क्या है। एक दौर ऐसा है कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी। शिक्षक तो समाज का निर्माता होता है और समाज का निर्माता इसलिए होता है कि वो समाज में संस्कार देने का काम करता है। वो डायरेक्टर भी होता है। वो इस प्रकार के जो उसके यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनका डायरेक्शन क्या है, उनको बताता है, उनको समझाता है।
आज नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई हैं, तो कई बार अपने को क्या हो गया, शिक्षा को हम सब लोगों ने, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने स्टेटस सिंबल मान लिया। बहुत से बच्चे लोग ऐसे हैं अपना पेट काट के भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ भले उनके बच्चे को एबीसीडी ठीक से नहीं आती हो, लेकिन वो टाई लगा के जब आता है, जब ड्रेस पहन के आता है, वहाँ ऐसे लोग पढ़ाते होंगे जिनको स्पेलिंग ठीक से मिस्टेक स्पेलिंग को ठीक करना भी नहीं आता होगा, लेकिन चूंकि इंग्लिश मीडियम है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, लोगों का सोच बदला है और ये सोच समाज के लिए बड़ा घातक। आप ये लोगों का सोच धीरे धीरे, आज देखिए इस देश को जो इस समय लोग चला रहे हैं वो कौन से प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। एक आधा को छोड़ दीजिए, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू शरीफ लोग रहे होंगे, भैया बड़े आदमी के बड़े बेटे थे तो कहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिया होगा, बाकी तो सबने यही पढ़ा। आज यहाँ सारे देश, आज जो देश चला रहे हैं उसमें सबने यही पढ़ा है, कुछ नेता को छोड़ दीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ पढ़कर अपने यहाँ उस चीज को ग्रहण करके आप सारे काम नहीं कर सकते। और इस शिक्षा को आप ये समझना चाहिए कि केवल सरकार के भरोसे ये शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है, हमारी सबकी मानसिकता होनी चाहिए। आज क्या जरूरत है भाई शिक्षकों में संगठन चलाने की? आज शिक्षक आंदोलन करने के लिए करते हैं, अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं, अपने आप हाउस अलाउंस लेने की बात करते हैं, और कभी ये सोचते हैं कि उनके यहाँ क्लास 8 घंटे लगता है कि नहीं लगता है, हमको जो पीरियड दिया गया है 8 घंटे मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, हम पीरियड पढ़ाने जाते हैं उसकी हमारी तैयारी करके हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इसलिए पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा सरकार 4,000 रुपया प्राइवेट वालों को पेंशन दे दे, भाई 4,000 रुपया आज पाते हैं तो उन्होंने, इसका मतलब है कि 4,000 रुपया में पढ़ाने के लिए तैयार है, तो जब ध्यान उनको देना चाहिए था पढ़ने के लिए नहीं। और ये सरकार ने इसलिए कहा है कि आप अंग्रेजी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कह दें कि हर स्टेट की जो अपनी भाषा है, अपनी भाषा में चूंकि बच्चा ठीक से समझ सकता है, ठीक से ग्रहण कर सकता है किसी चीज को, इसलिए उन्होंने कहा कि वो भाषा अनिवार्य होगी, जो स्टेट का में पढ़ाई होगी तो या राष्ट्रभाषा में शिक्षा आप ग्रहण करो। तो ये जब सारे दुनिया के लोग आते हैं, राष्ट्रपति चीन का आता है वो चीनी बोलता है, हमारे दुभाषिया लगाते हैं, अमेरिका आता है अपनी बोलता है, जर्मनी का आता है अपनी बोलता है। हमारे देश का जो नेता और जो आज का युवा पीढ़ी है वो अंग्रेजी में अपने को सोचता है कि हम सारी दुनिया की भाषा में अंग्रेजी जाके बोलने की बात करें। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान भी एक शिक्षा का विषय है, और इसलिए शिक्षा माने केवल किताबी ज्ञान नहीं है, संस्कारों का भी एक है, सीखने का भी एक माध्यम है, और इसी से देश का कल्याण होने वाला है, इसी से देश की प्रगति होती है, और अच्छे लोगों ने इस काम को किया। आईना दिखाया है आगे इस पूरी व्यवस्था को आगे जी। कैसे बढ़ेगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा है सतपाल भाई साहब ने कि पहले भी हमने कहा था कि शिक्षक को स्वयं भी संघर्ष के साथ पढ़कर तैयार करके जाना चाहिए। मैं तो अपने व्यक्तिगत एक बात बताऊंगा माननीय सतपाल सिंह जी, 36 साल हो गया मुझे शिक्षक हुए, मैंने आज तक अपने किसी लेक्चर में एक पर्ची नहीं साथ रखी, विदाउट कोई किताब पर्ची के मैंने लेक्चर दिया है। 36 साल हो गया। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं हजारों पढ़ चुके होंगे, आप जान लीजिए, हम उनको भी जानते, वो हमको भी जानते। इसी तरीके से शिक्षक को पहले स्वयं तैयार हो जाना चाहिए, और शिक्षक जब तक स्वयं तैयार नहीं है तब तक वो विद्यार्थी को अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन का प्रश्न आता है, हम ये कहते हैं ऑनलाइन तो एक विकल्प है, और शिक्षक का जब तक विद्यार्थी से आई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक वो उससे बिल्कुल अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं कर जाएगा, तब तक उसको वो बदल नहीं सकता। इसलिए शिक्षक को अपनी तैयारी तो करनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रश्न आता है कि बड़ा एक विचित्र स्थिति आई है समाज में कि जो अब जैसे हम अपने डिग्री सेक्शन की बात करते हैं, फर्रुखाबाद जनपद में 7 विद्यालय ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से एडेड हैं, और 1 विद्यालय ऐसा है जो सरकारी है, और 67 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है। अब 67 प्राइवेट डिग्री कॉलेजों विद्यालयों का आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है, और 7 विद्यालयों का अध्ययन कर लीजिए और 1 विद्यालय का अध्ययन कर लीजिए। एक पूरी तरीके से सरकारी है, वहाँ पर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आप जाइए तो 100-125 विद्यार्थी ढूंढे मिलते हैं। अगर कोई प्राइवेट जो एडेड कॉलेज है उनमें अगर आप जाइए तो वहाँ एडमिशन पूरे हो गए। हमारे यहाँ एडमिशन पूरा हो, कोई जगह नहीं बची, वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, आगे सीट पड़ेगी तो उनको करा जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्राइवेटाइजेशन है
जिनको लगातार मान्यताएं मिल रही हैं, क्या वो महाविद्यालय, वो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों को वेतन देने का काम ठीक से कर रहे या नहीं कर रहे? ये भी सरकार को देखना तो जरूर चाहिए, क्योंकि उनको योग्य भी शिक्षक हैं, बहुत ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो योग्य हैं, नहीं स्थान पा रहे हैं, तो उनको कम से कम इतना तो मानक वेतन मिलना चाहिए कि वो अपना शिक्षा, अपना भी गुजारा कर सके और अपना तैयारी करके पढ़ा सके। ये भी बहुत आवश्यक है। ठीक है अनिल सिंह जी। दूसरा एक बिंदु और छुएंगे भाई साहब, एक बिंदु खाली। दूसरा, जहां तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात आई है, हमें लगता है मोह भंग हो रहा है अब गार्जियंस का, क्योंकि जैसे जैसे बताया कि इंटर पास तक करते हैं, उसके बाद की आगे की लाइन बहुत महंगी है। जब प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना होता है, इंजीनियरिंग में जाना होता है, डॉक्टरी में जाना होता है, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और पता लगता है कि वो पैसा जो खर्च हुआ है, वो जो हमारा यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है या प्राइमरी का पढ़ा हुआ है, वो और वो दोनों साथ हो जाते हैं, दोनों की शिक्षा समान हो जाती है। इसलिए जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वो बहुत कम परसेंटेज में होने चाहिए, और ऐसे स्कूल जो ज्ञानवर्धक हैं, देते हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, उनके विद्यार्थी ज्यादा अच्छे निकल। इसलिए शिक्षा को पूरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इसमें एक और भ्रांति है कि केंद्र के निर्देशों को राज्य सरकार पूरी तरीके से माने या नहीं माने, ये राज्य पर भी निर्भर करता है। इसलिए राज्यों को भी देखना चाहिए कि क्या केंद्र द्वारा जो निर्धारित शिक्षा नीति बनाई गई है उसको हम अपने यहाँ कैसे लागू करें। जी भाई साहब। जी अनिल सिंह जी। जी, मेरी समझ में जो चीजें आई हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और सभी को निःशुल्क शिक्षा और सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य जो डेवलप्ड कंट्रीज में है वो मेरे देश में हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और उसका बंटवारा खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, कृष्ण सुदामा की बात पर मैं कायम हूँ। सतपाल सिंह भाई साहब ने कहा कि नहीं दोनों एक साथ पढ़े थे, तो वही बात हम कहने जा रहे हैं कि वो दो आज साथ नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? भाई साहब के स्कूल में बड़ी बिल्डिंग है, अच्छा फर्नीचर है, अच्छी व्यवस्थाएं है, सुदामा वहाँ कैसे पहुंचे ये हमें उसमें सोचना पड़ेगा। आज सुदामा के स्कूल में 3,000 रुपये लेकर के पढ़ा रहे हैं, मानवर के स्कूल में बिल्डिंग तो अच्छी है, पढ़ाने वाले भी सुदामा हो गए हैं, तो 3-4 हजार में पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं 1 लाख में, और हमारे मुकेश भाई साहब 1.5 लाख में पढ़ा रहे हैं। अब वो हम जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे भी दुगनी मेहनत मेरे ख्याल से वो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो मनरेगा के बराबर है। मनरेगा वाला मजदूर ज्यादा ले जा रहा है। आप डॉक्टरेट हैं, PhD किए हैं, और आप उनकी दुकान पर जा करके अपनी दुकान से चला रहे हैं। तो शिक्षक दिवस पर मेरे ख्याल से शिक्षकों को मनोबल उनका ऊंचा कैसे रहे और कैसे वो राष्ट्र की धारा से जुड़े। और राष्ट्र निर्माता कहने से राष्ट्र निर्माता तो चलो ठीक है ना, राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनको हम सरकार और समाज एक हाथ से बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, और हमारे देश में इसकी आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं, सरकारों की बात को हम डिनाई नहीं करते हैं, सरकारें नीति लागू करती हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, लेकिन हमें हकीकत को समझना पड़ेगा। हकीकत को नहीं समझेंगे तो हम डिबेट ऐसी करेंगे ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। तो हम जमीन पर रहते हैं। मुझे पता है कि हम तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो शिक्षा का काम करते हैं। बाबा जी अंग्रेजों के ज़माने में पढ़ाते रहे, पिताजी ने 20 के काल का पढ़ाया, हम आज के दौर के पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाया हमने सुदामा को ही। वहाँ कृष्ण जाएंगे ही नहीं, जब कृष्ण जाएंगे नहीं तो किसी को चिंता नहीं होगी। कृष्ण जहाँ पढ़ने चले जाएंगे वहाँ सभी को चिंता होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें इस नीति में ऐसा काम बने, एक समानता का अधिकार मिले। ठीक है। जबरदस्त बेगम, 1 मिनट में समय समाप्त हो रहा है, 1 मिनट में समाप्त करिए। हाँ। बच्चों की जो बेसिक निःशुल्क शिक्षा है उसको, वो हमारा संवैधानिक दायित्व है, और उसके साथ हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान ना पैदा करे। लेकिन जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते करते हमने 1968, 1986, 1992 तमाम तरह की जो हमारी यहाँ ही शिक्षा नीतियां, उन्हीं पे हम सुधार करते करते हम यहाँ तक कृष्ण और सुदामा तक पहुंचे हैं। और बहरहाल आज हम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन
मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हम सोचे कितना भी, लेकिन जब तक कि हम उस चीज को बिल्कुल कार्य रूप में परिणित करके जब तक हम उसको करेंगे नहीं, तब तक वो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, रिजल्ट ठीक है तभी आएगा जब वो कार्यान्वित तो हो। मेरा तो यही कहना है सर कि बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, अब समय है कि उस पे उसका क्रियान्वयन हो और सही मायने में शिक्षा को एक नई दिशा मिले। और कृष्ण सुदामा हो या कोई भी हो, राम बलराम हो, जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि बिना पढ़े उसका गुजारा होने वाला है। पढ़ाई ही, कहते हैं ना कि जिस देश में लोकतंत्र मजबूत है उसका बेस ये है कि वहाँ शिक्षा का तंत्र मजबूत है। तो मेरा यही कहना है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो जो भी बन पड़े, शिक्षा को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, सारी नीतियों को क्रियान्वयन करना पड़ेगा और तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ शुभम जी, केवल 1 मिनट में पढ़ेंगे तभी देखिए आगे। जैसा कि इस गुणवत्ता को बात करी जा रही है, जहां अभी आदरणीय अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही, जहां गुणवत्ता पर सरकार ध्यान नहीं देती वहां कृष्ण और सुदामा की बात करना बेईमानी है। आप शिक्षक संघ पर और इन सब नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।